हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज नेटवर्क 3.0 पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आपको पढ़ा रहा था हिंदी में। फ्रेंड्स, हम लोग भाषा का सामान्य अध्ययन देख रहे थे। भाषा का सामान्य अध्ययन या परिचय, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो हमने वो आपको कंप्लीट करा दिया है अपने इस प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब पर। तो फ्रेंड्स, उसको लगभग 4 या 5 वीडियो लगे हैं कंप्लीट होने में। तो हम लोग अपने मूल टॉपिक पे पहुंच चुके हैं, हिंदी व्याकरण में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाने वाले हैं। यह मेरी हिंदी व्याकरण की पहली क्लास है और आप हिंदी की देखेंगे ओवरऑल तो यह मेरी 5वीं क्लास है। फ्रेंड्स, तो हम लोग आज हिंदी व्याकरण को या हिंदी व्याकरण की शुरुआत करने वाले हैं। बहुत अच्छे से हम विधिवत तरीके से पढ़ने वाले हैं, जिससे हम किसी भी एक दिवसीय परीक्षा में हिंदी से जो भी क्वेश्चन बनते हैं आसानी से उसको क्रैक कर सकें, या उस परीक्षा में क्वेश्चन हिंदी बने। हिंदी सेक्शन से परीक्षा में जो क्वेश्चन आए, चाहे वह व्याकरण से आए, चाहे वह भाषा से आए, चाहे वह संवैधानिक पहलू से आया, अपभ्रंश, क्षेत्रीय भाषा, ये सब आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। इतना आपको पढ़ने के बाद, मेरे द्वारा जो हिंदी में जितना पढ़ाया जाएगा इसको पढ़ने के बाद, मुझे नहीं लगता कि आपको हिंदी में कहीं कोई प्रॉब्लम आने वाली है। तो फ्रेंड्स, आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं और ट्रस्ट के साथ आप मुझसे जुड़ सकते हैं और हिंदी सब्जेक्ट को एंजॉय कर सकते हैं मेरे साथ, मैं जैसे आपको पढ़ा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाने वाला हूँ। आज आइए देखते हैं, पहली क्लास है तो हिंदी व्याकरण की हम लोग आज शुरुआत करने वाले हैं। हिंदी व्याकरण क्लास 5th। ये फ्रेंड्स हिंदी व्याकरण है और यह हिंदी व्याकरण की हिंदी में कौन सी क्लास है? 5th है। फ्रेंड्स, पहले हम इस व्याकरण शब्द को ही देख लेते हैं। हिंदी व्याकरण की हम शुरुआत कर रहे हैं तो पहले हम इस जो व्याकरण शब्द है, इस व्याकरण शब्द को देख लेते हैं। यह जो व्याकरण शब्द है फ्रेंड्स, बी प्लस आ प्लस कर्ण, इन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। मूल शब्द इसमें कर्ण है और कर्ण मूल शब्द में बी और आ दो उपसर्ग के लगने से जिस शब्द का निर्माण होता है उसे व्याकरण कहते हैं, वह शब्द व्याकरण है। तो व्याकरण में मूल शब्द आपसे पूछे तो कौन सा है? कर्ण है। और उपसर्ग पूछे तो 2 उपसर्ग हैं। लिख लीजिए इसे आप। व्याकरण शब्द में उपसर्ग की संख्या कितनी है फ्रेंड्स? 2 है। अगर पूछे कौन कौन से हैं तो एक तो बी है और एक आ है। क्वेश्चन फॉर्मेट में लिख दे रहा हूं, ये पूछता भी है। और मूल शब्द इसमें कर्ण है। तो यह हो गया व्याकरण शब्द को हमने देख लिया। अब हम देख लेते हैं व्याकरण। आप एक बार सोचिए तो सही, व्याकरण हम पढ़ते क्यों हैं? हम ऐसा नहीं है कि जैसे एक ही व्याकरण कोई पढ़ लें तो चाहे हिंदी का व्याकरण पढ़ ले तो वह संस्कृत के व्याकरण में काम आ जाए, और या संस्कृत व्याकरण पढ़ ले तो हिंदी अंग्रेजी के व्याकरण का काम आ जाए। ऐसा है नहीं फ्रेंड्स। हम लोग जो भी भाषा पढ़ते हैं उसके ही उस भाषा के ही व्याकरण को हमें अध्ययन करना पड़ता है। जैसे हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी का व्याकरण हो गया, संस्कृत पढ़ रहे हैं तो संस्कृत का व्याकरण हो गया, अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो अंग्रेजी का व्याकरण हो गया। हर भाषा के अपने अपने व्याकरण होते हैं और व्याकरण इसीलिए बनाए गए हैं, या व्याकरण का अध्ययन इसीलिए किया जाता है जो जब हम व्याकरण का अध्ययन कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो व्याकरण का जो अध्ययन होता है हमें उस भाषा को, जिस भाषा के व्याकरण पढ़ रहे हैं, हमें उस भाषा को अच्छे समझने में, अच्छे से उच्चारण करने में, अच्छे से लिखने में, अच्छे से उसके अर्थों को समझने में और अच्छे से उसके प्रयोग अनुप्रयोग को हमें करना आ जाता है। तो इसीलिए हम जो है व्याकरण को पढ़ते हैं। तो व्याकरण का उद्देश्य फ्रेंड हम लिख लेते हैं। व्याकरण का अध्ययन करने के उपरांत यहाँ व्याकरण को किसी भाषा से कनेक्ट करिएगा, चाहे वह व्याकरण आप हिंदी भाषा का पढ़ रहे हैं, चाहे संस्कृत भाषा का पढ़ रहे हो, चाहे अंग्रेजी भाषा का पढ़ रहे हैं। व्याकरण का अध्ययन करने के उपरांत हम उस भाषा
हम उस भाषा का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन, प्रयोग, व्याकरण का अध्ययन करने के बाद हम उस भाषा का शुद्ध उच्चारण कर सकते हैं, शुद्ध लेखन कर सकते हैं और उसके शुद्ध अनुप्रयोग को, शुद्ध लेखन, प्रयोग, अनुप्रयोग कर सकते हैं। तो इसीलिए हम जो हिंदी भाषा है, इसीलिए हम हिंदी भाषा के व्याकरण को पढ़ने वाले हैं, जिससे हम इस हिंदी भाषा को आसानी से समझ सकें, उसमें लेखन में त्रुटियां ना हो। ये तमाम जो लेखन है शुद्ध उच्चारण हो सके, शुद्ध लेखन हो सके, प्रयोग अनुप्रयोग इसका कर सकें, इसमें कोई त्रुटियां ना हो, इसलिए हम हिंदी भाषा के व्याकरण का अध्ययन करने वाले हैं। तो हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, यही व्याकरण के अंग कौन कौन से हैं। व्याकरण के अंग 3 हैं फ्रेंड्स। अब व्याकरण के अंग 3 कौन कौन से बनते हैं, यह आपको नाम देखना जरूरी है। एक तो हो गया वर्ण विचार, वर्ण से मिलकर बनता है शब्द, और शब्द से मिलकर बनता है वाक्य। ये आपको रटना नहीं है फ्रेंड्स, आसानी से लर्न हो जाएगा। सबसे छोटा वर्ण, वर्ण से कौन से मिलकर बनता है शब्द, शब्द विचार, और शब्द से मिलकर क्या बनता है वाक्य। इस शब्द विचार को फ्रेंड्स पद विचार भी कहते हैं। इसके अगर नाम आ जाए तो नाम से भ्रमित आपको नहीं होना, आपको यह नाम भी याद रखना है। तो वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, इन्हीं व्याकरण के जो 3 अंग हैं, इन्हीं तीनों अंगों का अध्ययन करने के बाद हम व्याकरण को लगभग समाप्ति, ये व्याकरण हमारा समाप्त हो जाएगा, लगभग व्याकरण समाप्ति की ओर होगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत कहाँ से करते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले हम शुरुआत वर्ण विचार से करते हैं। तो इसको मिटाते हैं और जो व्याकरण का पहला अंग है वर्ण विचार, उस वर्ण विचार का हम लोग अध्ययन करते हैं। वर्ण विचार, वर्ण विचार को फ्रेंड्स समझाने से पहले मैं आपको ध्वनि और वर्ण में अंतर समझाना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप वर्ण और ध्वनि को अच्छे से समझेंगे नहीं तो वो क्वेश्चन आपके मन में हमेशा कंफ्यूज क्रिएट करेगा और परीक्षा में आप भ्रमित होते रहेंगे। आपके सामने अगर वह क्वेश्चन आएगा तो ध्वनि सही होगा कि वर्ण सही होगा। जो फ्रेंड्स ध्वनि होता है यह मौखिक होता है, इसका कोई लिखित रूप नहीं होता है। जब इसी ध्वनि को हम और आप लिखित रूप दे देते हैं तो जो वह ध्वनि होती है वह वर्ण का रूप ले लेती है। तो आपको समझ में आ गया होगा ध्वनि और वर्ण। ध्वनि यह मौखिक रूप होता है, इसका कोई लिखित रूप नहीं होता है। यही ध्वनि को जब हम और आप लिखित रूप प्रदान कर देते हैं, इसी ध्वनि को लिपिबद्ध करके या ध्वनि रूप में जब इसका हम लिखित रूप दे देते हैं तो यह क्या हो जाता है, यह वर्ण हो जाता है। तो ध्वनि मौखिक होती है। ध्वनि मौखिक होती है, वर्ण लिखित होता है। जब इसी ध्वनि को जो है ध्वनि होती है, जब इसी को लिखित रूप दे दिया जाता है, लिपिबद्ध कर दिया जाता है, लिपिबद्ध संकेत के रूप में जब इसे लिख दिया जाता है तो वह वर्ण का रूप ले लेता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 2 क्वेश्चन बनते हैं, मैं वह क्वेश्चन आपको लिख दे रहा हूँ ताकि इसी के जरिए स्पष्ट हो जाए आपको
मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई। मौखिक भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है फ्रेंड्स, वह होती है ध्वनि। और दूसरा क्वेश्चन, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। तो फ्रेंड्स, यह दोनों क्वेश्चन आपको मैं समझाना था, इसलिए मैंने ध्वनि और वर्ण में आपको अंतर समझाया। अगर आपको अंतर स्पष्ट हो गया होगा तो यह क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएगा। जैसे कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछेगी तो ध्वनि हो जाएगा, और लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछेगा तो वर्ण हो जाएगा। और अगर फ्रेंड्स भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछेगा तो वह फ्रेंड्स उसका भी उत्तर क्या हो जाएगा, वर्ण हो जाएगा। भाषा लगा दिया, ना मौखिक ना लिखित। अगर सिर्फ मौखिक लिखित शब्द को हटा के अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सा, उसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वर्ण। तो फ्रेंड्स, यह उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा मेरे द्वारा जो इतना समझाया गया आपको। और फ्रेंड्स, इसको हम वर्ण और अक्षर में हम आपको अंतर समझा देते हैं। वर्ण, इसमें कोई जैसे कथन के तौर पे नहीं क्वेश्चन पूछता, वैसे अगर क्वेश्चन पूछेगा, पूछेगा नहीं क्वेश्चन, बट आपको समझना जरूरी है, इसलिए मैं ये वर्ण हो गया, अक्षर हो गया। वर्ण में फ्रेंड्स क्या क्या आ सकता है, वर्ण में या तो स्वर आएगा, या वर्ण में या तो स्वर आएगा या तो व्यंजन आएगा, और तो वर्ण अक्षर। अब इसको ऐसे समझ लीजिए, जो सभी वर्ण होते हैं सभी वर्ण जो होते हैं वह अक्षर होते हैं, और सभी अक्षर वर्ण नहीं होते, यह भी करेक्ट है। जब सभी वर्ण अक्षर होते हैं, यह ऐसा है तो करेक्ट है। सभी अक्षर वर्ण होते हैं, ऐसा है तो नहीं करेक्ट है। अगर आपके सामने ऐसा कहीं लिखा मिल जाए कि सभी वर्ण अक्षर होते हैं तो यह कथन सही है, लेकिन अगर इसी का अपोजिट कर दे कि सभी अक्षर जो होते हैं वह वर्ण होते हैं, तो यह सही नहीं है। तो इसी को हम लिख देते हैं सभी अक्षर यह भी फ्रेंड्स करेक्ट है और यह भी करेक्ट है। सभी वर्ण अक्षर होते हैं, यह सही है, और सभी जो अक्षर हैं वह वर्ण नहीं होते, यह भी करेक्ट है। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा वर्ण और अक्षर में। और जो फ्रेंड्स अक्षर का यह जो निर्धारण होता है, यह उच्चारण की दृष्टि से किया जाता है। तो इसमें आप एक पॉइंट बना के लिख लीजिए। अगर आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए कि अक्षर का जो निर्धारण होता है वो कैसे किया जाता है, तो अक्षर का निर्धारण उच्चारण की अक्षर का निर्धारण उच्चारण की दृष्टि से किया जाता है। यह फ्रेंड्स मैंने यहाँ तक इतना आपको पढ़ाया, फ्रेंड्स समझ में आया होगा। इसको मिटा देते हैं फ्रेंड्स। और इसको वर्ण और जो अक्षर है इसको आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे सभी जीवों में सभी जीवों में जान होती है,
अगर वह जीव है, निर्जीव नहीं है, तो उसमें निश्चित ही कोई न कोई जीव, अगर कोई न कोई निश्चित जीव है तो उसमें निश्चित ही कोई आत्मा होगी। मतलब जीव में अगर कोई, इस वर्ण और अक्षर को यहाँ पे जीव लिख लीजिए, तो अगर जीव है तो उसमें जान निश्चित होगी। लेकिन जिनमें जिनमें जान है, क्या वह सभी मानव ही हैं? ऐसे आप कनेक्ट कर लीजिए तो आपको यह लाइन समझ में आ जाएगी। जैसे सभी जीव जितने हैं, जितने जान हैं सभी जीव हैं, जितने जान हैं सभी जीव हैं, क्या जीव जितने जीव हैं सभी में जान है? तो आपको स्पष्ट हो गया होगा, यह सही है। तो अगर आपको ऐसे भी ना समझ में आया हो तो आप ऐसे समझ लीजिए कि सभी जीव, सभी मनुष्य में क्या है? जीव है। जितने मनुष्य हैं उनमें आत्मा है। लेकिन क्या जिनमें आत्मा है सभी मनुष्य ही हैं? तो आपका उत्तर होगा नहीं। सभी मनुष्य में आत्मा है, तभी मनुष्य चल फिर रहा है। जब उसमें आत्मा नहीं है तो वह निर्जीव हो गया, अर्थात वह उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन क्या जिनमें आत्मा है, क्या सभी ही मनुष्य हैं? नहीं। तो यह आपको स्पष्ट हो गया। चाहे चूंकि मनुष्य, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, जितने भी सजीव हैं सभी में सभी कोई न कोई आत्मा है, जीव, सभी न सभी चल फिर रहे हैं, तो उनमें जान है। तो आप ऐसे ही इसको भी समझ लीजिएगा, सभी वर्ण अक्षर होते हैं, यह सही है। लेकिन सभी अक्षर वर्ण नहीं होते, यह भी सही है। तो इसको मिटा देते हैं फ्रेंड्स। उम्मीद कर पाया हूँ फ्रेंड्स मैं यह वर्ण और अक्षर आपको समझा पाया हूँ अच्छे से। जो मैंने एग्जाम्पल दिया है जीव और मनुष्य का, वह आपको स्पष्ट किया होगा इसको। अब जैसे फ्रेंड्स वहाँ पे भाषा के सबसे छोटी इकाई लिखित भाषा की, मौखिक भाषा की, भाषा की हमने देख ली थी। अब यहाँ अर्थ के आधार पर देख लीजिए। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द। मैं आपको फिर एक बार तीनों याद करा दे रहा हूँ। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछेगा तो वर्ण हो जाएगा। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछेगा तो ध्वनि हो जाएगी। या भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछेगा तो उसका भी करेक्ट आंसर वर्ण हो जाएगा। और अगर आपसे क्वेश्चन अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछ रहा है तो शब्द है। अब फ्रेंड्स आपको वर्ण जान लेना है, क्या है वर्ण? जो संकेत होते हैं, जो संकेत और जो उन्हीं संकेतों को लिपिबद्ध करके एक जगह लिख दिया जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं? उसी को हम और वर्ण कहते हैं। तो लिपिबद्ध संकेतों का क्रमबद्ध समूह। जब संकेत होते हैं, उन्हीं संकेतों को लिपिबद्ध करके क्रमबद्ध समूह में लिख दिया जाता है, तो वह क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। लिपिबद्ध संकेतों का क्रमबद्ध समूह क्या है? वर्ण है। तो यह आपको वर्ण को समझ में भी आ गया होगा और परिभाषा भी हमने आपके लिख दिया है समझने के लिए। लिपिबद्ध संकेतों का क्रमबद्ध समूह क्या है फ्रेंड्स? वर्ण है। और मैं आपको यहीं पे लिपि लिख देता हूँ। लिपि क्या है? जो संकेतों या फिर चिन्हों का, जो संकेत हैं या चिन्ह हैं, संकेतों और चिन्हों का लिखित जो रूप है,
जो संकेत और चिन्हों का लिखित रूप होता है वही लिपि कहलाता है, और जो वर्ण होता है लिपिबद्ध संकेतों का क्रमबद्ध समूह होता है उसको हम आप क्या कहते हैं, उसको हम आप वर्ण कहते हैं। तो फ्रेंड्स हम इसको समझ लीजिए, हम लोग वर्ण विचार पे आ रहे थे। वर्ण विचार को से पहले इतने तथ्य, इतने फैक्ट जो हैं आपको समझ में आने चाहिए, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सभी क्वेश्चन ही हैं जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। तो इसके उत्तर आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे स्पष्ट तरीके से। अब हम बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स स्वर की तरफ। तो वर्ण हमने देखा था, वर्ण में दो ही आएंगे, या तो स्वर आएगा वर्ण विचार, वर्ण में क्या आएंगे, या तो स्वर आएगा या तो दूसरा क्या आएगा, व्यंजन। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स, स्वर पढ़ने वाले हैं। स्वर की आप परिभाषा लिखें, कोई उसका बहुत फायदा है नहीं, आपको सिर्फ इतना ही जाना चाहिए स्वर क्या है। स्वर की ऐसी परिभाषा हो जिनको बोलने में निर्बाध गति से वायु बाहर निकलती हो। ये बहुत बड़ी सी परिभाषा हो जाएगी, परिभाषा हम आपको लिखाएंगे नहीं, आपको इतना समझ में आ रहा होगा। हम बहुत छोटा सा इसका लिख देंगे। इसकी परिभाषा अगर हम कहना चाहें कि जिसका उच्चारण स्वतंत्र हो, बस आप स्वर में इतना ही लिखिए, इतना ही सही, आपको सारा कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तो स्वर क्या है फ्रेंड्स, जिसका उच्चारण स्वतंत्र है या जिसका उच्चारण स्वतंत्र किया जाता है वह क्या है, स्वर है। अब हम देख लेते हैं हिंदी में स्वरों की संख्या। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स, 11 है। क्वेश्चन आपको ये संख्या याद रखनी है, क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी में स्वरों की संख्या 11। और जब आप यहाँ हिंदी देख रहे हैं तो आप यहीं संस्कृत भी देख लीजिए, चूँकि हिंदी संस्कृत में आपको थोड़ा सा कंफ्यूज होगा अगर आपको कॉन्सेप्ट या मतलब ये जो जानकारी है आपको स्पष्ट नहीं रहेगी। तो मैं यहीं पे इसी जगह हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है, तो मैं इसी जगह मूल भाषा में लिख देता हूँ संस्कृत। संस्कृत को क्या कहते हैं, मूल भाषा। चाहे आपसे संस्कृत पूछे या मूल भाषा में, मूल भाषा में स्वरों की संख्या मूल भाषा में स्वरों की संख्या फ्रेंड्स कितनी होती है, 13 होते हैं। और यहाँ आपको नीचे दिखेगा क्या फ्रेंड्स, तो जो हिंदी में फ्रेंड्स स्वर हैं मैं आपको नाम लिख देता हूँ। आ, छोटा बड़ा आ, ई ई उ उ, री ए ऐ ओ औ। कितने हो गए फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आपको हिंदी में जो स्वर हैं फ्रेंड्स वह स्पष्ट हो गए होंगे। इनकी संख्या कितनी है, आप आ ई उ री ए ऐ ओ औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हिंदी में फ्रेंड्स यही इतने स्वर होते हैं। तो अब इसको मिटा देते हैं फ्रेंड्स, और जो नीचे जानकारी बचती है हम उसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख लीजिए अयोगवाह,
अयोगवाह। इस अयोगवाह शब्द का आप विच्छेद कर दीजिए तो यह किससे बना है? आ प्लस योग प्लस वाह। आपको आ इसमें दिख रहा है, योग दिख रहा है, वाह दिख रहा है, तो इसके यहाँ जो तीनों हमने लिखे हैं इसके अर्थ को जान लेंगे, जो अयोग वाह की परिभाषा है वह अपने आप ही निकल के आ जाएगी। आ मीन्स होता है नहीं, योग मीन्स होता है जुड़ना, वाह मीन्स होता है वहन करना। वाह मीन्स होता है वहन। तो अयोगवाह को हम कहना चाहें तो कह क्या सकते हैं? अयोगवाह ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, इन्हें स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी बीच में कहीं लिखा जाता है। तो अयोगवाह आपको यही इतना याद रखना है, अयोगवाह ना तो स्वर होते हैं ना व्यंजन होते हैं, इन्हें स्वर और व्यंजन के बीच में कहीं न कहीं इनको लिखा जाता है। अयोगवाह ना स्वर होते हैं फ्रेंड्स, ना व्यंजन होते हैं, इनको स्वर और व्यंजन की बीच की कड़ी कहा जाता है और इन्हें स्वर और व्यंजन के बीच में ही लिखा जाता है। अयोगवाह केवल और केवल स्वर के साथ ही लगते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यहीं पे, अयोगवाह ना स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन। आपसे कोई पूछ ले कि अयोगवाह स्वर होते हैं या व्यंजन, तो आपका उत्तर होना चाहिए अयोगवाह ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, इन्हें स्वर और व्यंजन के बीच इन्हें स्वर और इन्हें स्वर और व्यंजन के बीच लिखा जाता है। अयोगवाह को पूछ ले कहाँ लिखा जाता है, तो अयोगवाह को स्वर और व्यंजन के बीच में लिखा जाता है। और ये होते क्या हैं? ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। यहाँ पे एक एरो बना के लिख लीजिए, अयोगवाह केवल और केवल स्वर के साथ अयोगवाह केवल स्वर के साथ लिखे जाते हैं। अयोगवाह केवल स्वर के साथ लिखे जाते हैं। तो मैं इतना जो लिखा हुआ हूँ फ्रेंड्स, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। जैसे आप मयंक को ले लीजिए, इस मयंक को आप देखेंगे, अगर इसका म प्लस या प्लस का जब इसका विच्छेद करेंगे, चूंकि जितने व्यंजन होते हैं सभी के साथ स्वर जुड़ा होता है। अगर इसको ऐसा लिखें, जैसे माँ में हलंत लगा दीजिए तो माँ से आ बाहर निकल आएगा, ये हो जाएगा। या में आप हलंत लगा दीजिए तो या में हलंत लगेगा तो आ जाएगा। और उसी प्रकार का में आप हलंत लगा देंगे तो का से आ बाहर निकल के आ जाएगा। तो अगर आप मयंक को देखें तो ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन आप ऐसे अगर इसको तोड़ कर देखें तो मयंक एक्चुअली ऐसा लिखा हुआ है। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे जो अयोगवाह आ रहा है।